नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। खास खबर में आज हम बात करेंगे हरियाणा में सरकार के विधायकों की बैठक को लेकर, नए साल को लेकर प्रदेश सरकार की तैयारियों के बारे में इस दौरान हम चर्चा करेंगे। साल 2023 को लेकर प्रदेश सरकार अपना एजेंडा तय करेगी। इसी को लेकर कल दोपहर 3 बजे सरकार ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई है। हरियाणा निवास में होने वाली बैठक में बीजेपी और जेजेपी के विधायक शामिल होंगे। वहीं 6 निर्दलीय विधायक भी इस दौरान बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में सरकार नए साल के लिए अपना एजेंडा तय करेगी। वहीं पिछली बैठक के मुद्दों पर भी इस दौरान चर्चा हो सकती है। साथ ही विधायक भी अपनी समस्याओं को बैठक में रखेंगे। आपको बता दें कि अगले साल यानी कि 2024 में लोकसभा के आम चुनाव होने हैं। वहीं उसके कुछ ही महीनों बाद हरियाणा में भी विधानसभा के चुनाव होंगे। लिहाजा साल 2023 सरकार के कामकाज को लेकर काफी अहम रहने वाला है। प्रदेश सरकार अपने कामकाज को लेकर काफी सतर्क नजर आ रही है। इसी को लेकर कल हरियाणा निवास में बैठक बुलाई गई है विधायकों की और इस बैठक में बीजेपी, जेजेपी के विधायकों के साथ ही 6 निर्दलीय विधायक भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि इस बैठक में हरियाणा सरकार साल 2023 के लिए अपने एजेंडे को तय करेगी कि कौन से काम होंगे, किस तरीके से कामकाज किया जाएगा। और इस दौरान कई अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होगी। और वहीं आपको बता दें कि इस बैठक में पिछले बैठक में जो भी मुद्दे उठे थे उन पर भी चर्चा हो सकती है और इसके साथ ही विधायक अपनी समस्याओं को भी रखेंगे। तो खास खबर में आज हम चर्चा करेंगे इसी मुद्दे को लेकर और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं बीजेपी से प्रवीण अत्रे जी, प्रवक्ता है बीजेपी के, जो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वहीं रविंद्र ढूल कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और ओंकार सिंह जी हैं इनेलो से। आप सभी का बहुत स्वागत है खास खबर में। तो सबसे पहले मैं चलना चाहूंगा प्रवीण अत्रे जी के पास। प्रवीण अत्रे जी, सरकार बैठक कर रही है जिसमें सभी विधायक शामिल हो रहे हैं। आपकी पार्टी बीजेपी के भी, आपके सहयोगी जेजेपी के भी विधायक शामिल होंगे और जो 6 निर्दलीय सरकार में साझीदार हैं वो भी शामिल हो रहे हैं। क्या कुछ अहम इश्यूज रहने वाले हैं बैठक में? देखिए, ऐसा पांडे जी, विधायक दल की बैठक जी एक लगातार होती रहे, ऐसा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बहुत पहले सुनिश्चित किया था। जी हाँ। उद्देश्य केवल ये रहता है कि जो सरकार की योजनाएं हरियाणा प्रदेश में चल रही हैं, धरातल पे उन योजनाओं की क्या स्थिति है, किसी तरह की कोई परेशानी, कोई दिक्कत अगर विधायक को उसके क्षेत्र में हो तो वो अपनी दिक्कत परेशानी को बैठक में रख सकता है, जिसका निवारण सरकार तुरंत करेगी। क्योंकि सरकार चाहती है कि जो विकास वो हरियाणा में पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे, सरकारी योजनाओं का लाभ हर हरियाणवी को मिले जो पात्र है। उसके लिए लगातार इस तरह की बैठकें मुख्यमंत्री मनोहर लाल बुलाते रहते हैं। ठीक है अत्रे जी। रविंद्र सिंह ढूल जी, आपकी पार्टी भी पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रही है, चूंकि राहुल गांधी की यात्रा भी हरियाणा में आ चुकी है और 6 जनवरी को उनकी पानीपत में रैली भी होने वाली है और इधर सरकार भी लगातार अपने कामकाज को आगे बढ़ा रही है। 2024 तो काफी अहम रहने वाला है और इस बैठक को आप किस तरीके से देखते हैं? देखो, बहुत ज्यादा इसको तवज्जो में इसलिए नहीं देता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी इस समय अपने खुद के अंतर्द्वंद से घिरी हुई है। ये कहीं ना कहीं अपनी चीजों को सेटलमेंट करने के लिए, अपने कैडर को मोटिवेट करने के लिए कर रहे हैं। ये करते रहे, हम हमारे काम के अंदर व्यस्त है और पूरी तरह से बिल्कुल स्पष्ट है कि भाई आने वाला समय कांग्रेस का है। ये जो आपकी जो दूसरा फेज जाएगा हमारा यात्रा का, वो पहले फेज से कहीं ज्यादा शानदार होगा और उसमें समस्त हरियाणा का जो प्यार है आदरणीय श्री राहुल गांधी जी को मिलने वाला है, ऐसा हमारा विश्वास है। ठीक है। ओंकार सिंह जी, आप इस बैठक को किस तरीके से देखते हैं?
चूंकि अभी हाल ही में संदीप सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया खेल मंत्री के पद से, तो क्या उसका भी कुछ छाप इस पे रहने वाला है? दुर्गेश जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से पूरे देश को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सत्तासीन नेताओं और मंत्रियों को सद्बुद्धि दे, अपने कार्यकाल में लगेंगे, ना कि किसी लड़की से छेड़छाड़ में। और दूसरा, मैं प्रार्थना करता हूं कि इस वर्ष में सरकार को इतनी सद्बुद्धि दे दे कि प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, रजिस्ट्री व्यवस्था, ये जनता के तक जो आखिरी, मेरे भाई भी कह रहे थे परवीन अत्रे, कि अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को इसका लाभ मिले, विकास का लाभ। विकास का तो नहीं मिला, लेकिन समस्या अंतिम छोर तक पहुंच चुकी है, उस समस्या का समाधान होना चाहिए। देखिए, ये तय है कि 2024 में इनकी विदाई है। ये अब चाहे एक बार बैठक करें, चाहे 1000 बार बैठक करें, जनता जुमलेबाजी में अब दोबारा नहीं आने चाहती। इन्होंने प्रयोग कर करके जनता का सत्यानाश कर दिया, मेरे को ये वर्ड यूज करना पड़ रहा है। आप देखिए, एक मैसेज आया गरीब परिवारों को और 15 लाख के करीब परिवारों का राशन उड़ गया। 42,71,000 प्रॉपर्टी आईडी बनाएगी, सारी की सारी गलत, गिनती की ठीक होंगी बस। और किया क्या, कंपनी का कोई पर्चा नहीं दर्ज किया, कंपनी का ठेका रद्द कर दिया। ये क्या बात हुई भी? पैसे तो वो लेगी कंपनी, उसका पर्चा दर्ज करो, पुरानी प्रॉपर्टी आईडी लागू करो। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ संदीप सिंह जी के बारे में। देखिए, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया। जो हमारी कोच है, हमारी बहन है, हमारी बेटी है, वो उनके पास गई, उन्होंने उनकी आवाज उठाई और चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी से भी रिक्वेस्ट करी फोन के ऊपर कि आप भी इसका साथ दो। ये मिले जुले प्रयास से एक FIR चंडीगढ़ में दर्ज हुई। और देखिए दुर्गेश जी, क्या सरकार चाहती है, FIR चंडीगढ़ में दर्ज हो रही है और SIT हरियाणा में बन रही है। मेरे साथी विकेश दुल साहब बैठे हैं, इनको मेरे से ज्यादा नॉलेज है। FIR तो चंडीगढ़ में दर्ज हो रही है, चंडीगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार करना उनको। ये तो सिर्फ एक लीपापोती कीगी, आप देख लेना 100% चंडीगढ़ पुलिस इनको गिरफ्तार करेगी, क्योंकि गिरफ्तारी का डर था चंडीगढ़ पुलिस से, इसीलिए उन्होंने एक लीपापोती करी। मैं अपना विभाग वापस मुख्यमंत्री को देता हूँ। ये क्या ड्रामेबाजी है? पहली बात तो मुख्यमंत्री को ही यहाँ पे सस्पेंड कर देना चाहिए था, बर्खास्त कर देना चाहिए था मंत्री पद से उनको। लेकिन सोचने की, विचारने की बात यह है, मामला चंडीगढ़ में दर्ज हो रहा है, SIT हरियाणा पुलिस में दर्ज हो रही है। हरियाणा पुलिस का इसमें क्या लेना देना? चंडीगढ़ पुलिस सेंटर के कंट्रोल में, हरियाणा पुलिस हरियाणा सरकार के कंट्रोल में। सीधी सी बात है, हरियाणा पुलिस ने लीपापोती करने के लिए, संदीप सिंह को बचाने के लिए ये SIT हरियाणा में गठित की, ताकि यहां से एक पॉजिटिव रिपोर्ट आए और इसको क्लीन चिट मिल जाए। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाली सरकार, पहले देखिए इनके जो बराला थे, इनके प्रदेश अध्यक्ष थे बराला, उनके बेटे ने क्या किया था, और फिर इनके साथ गोपाल कांडा भी मिल गया। गोपाल कांडा ने क्या किया था? ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे, किसी की सच्चाई आज बाहर आ रही है, किसी की कल को बाहर आएगी। लेकिन बहुत अफसोस की बात है, नव वर्ष में मेरे को ऐसी कड़ी लैंग्वेज का यूज करना पड़ रहा है ताकि इस बीजेपी के सत्तासीन नेताओं की। ओंकार सिंह जी, प्रवीण अत्रे जी से जवाब ले लेते हैं। प्रवीण अत्रे जी, मीटिंग होगी जिसमें कई अहम मुद्दों पर भी डिस्कशन होगी और कई अहम मुद्दे होंगे इस मीटिंग में, लेकिन ये जो ओंकार सिंह जी की जो शिकायतें हैं, क्या इनको भी एड्रेस किया जाएगा? देखिए, ऐसा है, मैं इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता की तरह अपने शब्दों को बहुत नीचे नहीं गिरा सकता जी, वरना अगर मैं यहाँ पे बोलना शुरू किया तो शायद ओंकार जी को तो इतिहास ही पता नहीं होगा अगर मैंने गिनाना शुरू कर दिया। लेकिन मैं नहीं चाहता मैं व्यक्तिगत किसी के ऊपर आरोप या आक्षेप लगाऊं जब तक जांच में ये चीज साबित ना हो जाए। लेकिन इनके एक सवाल का जवाब जरूर दूंगा। चंडीगढ़ में FIR हुई, हरियाणा में SIT जो है लिपापोती के लिए गठित कर दी, चंडीगढ़ के अंदर शिकायत दी गई, चंडीगढ़ पुलिस ने कार्रवाई की, हरियाणा में मंत्री ने स्वयं निवेदन किया कि इसकी जांच करवाई जाए, निष्पक्ष, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, ये संदीप सिंह ने रिक्वेस्ट की थी। संदीप सिंह ने मंत्री पद विभाग छोड़ दिया क्योंकि विपक्ष भी ये मांग कर रहा था कि पहले जब हुड्डा साहब ने मीडिया से बात की तो हुड्डा साहब ने कहा कि मंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, तो संदीप सिंह ने दे दिया। लेकिन विपक्ष जो है वो जिस तरह से भाषा का प्रयोग कर रहा है बिना जांच के अंदर तथ्यों के सामने आए, मुझे लगता है कि बाद में ओंकार जी को मुंह न छुपाना पड़ जाए। पहले जांच का रिपोर्ट आने दो, जांच के अंदर क्या आता है, चंडीगढ़ पुलिस क्या कहती है, हमें इन सब चीजों के ऊपर इंतजार करना चाहिए। उससे पहले किसी का चरित्र हरण कर देना, आक्षेप, देखिए आरोप है, आरोपों की जांच होगी, जांच जो है उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति दोषी होगा तो स्वाभाविक है कार्रवाई होगी, लेकिन इंतजार करना चाहिए, थोड़े समझदार बने।
दूसरी बात जो आपने कहा बैठक, देखिए मैंने पहले भी बताया, अभी मैंने कहा परिवार पहचान पत्र आईडी की वजह से ऐसा हो गया। सबसे ज्यादा तकलीफ पांडे जी किसको हो रही है, चाहे परिवार पहचान पत्र की अगर मैं बात करता हूं, उन लोगों को तकलीफ हो रही है जो सरकार के जनता के संसाधनों की लूट करने के आदि। जी हाँ। लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपया जब सरकार ने डीबीटी किया था, आपको याद होगा पांडे जी, उस वक्त भी विपक्षी नेताओं ने ऐसे ही चिल्ला पोकी थी। जब पेंशन को डायरेक्ट खाते में डालना शुरू किया था, इस तरह का शोर मचा था, कैसे होगा, बैंक नहीं है, बुजुर्ग कहां जाएंगे। पता लगा लगभग 2.25 लाख जाली पेंशन बने हुए थे, 2.25 लाख करोड़ रुपए का पैसा बचना हुआ सरकार का, जो ऐसे लोगों की जेब में जा रहा था जो लोग लूट के आदी थे। उन लोगों को तकलीफ ज्यादा होती है। जब भी कोई परिवर्तन होता है, जब भी कोई व्यवस्था बनती है, सबसे पहले शोर कौन मचाता है, जो आदी हो चुका है इस गरीब की जनता के पैसे को लूटने का। उसको तकलीफ होती है कि अगर ये व्यवस्था लागू हो गई तो हमारी लूट कैसे होगी, हम लोग अपनी जेब कैसे भरेंगे। तो वो लोग फिर जो है अजीब अजीब से तर्क दे के आलोचना करना शुरू कर देते हैं, और वो तर्क जो है उनके धीरे धीरे पता लगता है कि वो सारे तर्क झूठे साबित हुए। और ये हम पहले पिछले 8 साल के इतिहास में देखते हैं। महत्वपूर्ण चीज ये है कि प्रदेश सरकार, प्रदेश का मुख्यमंत्री 24/7 लगातार प्रदेश के विकास के अंदर लगा हुआ है, बिना किसी छुट्टी के, बिना किसी रेस्ट के प्रदेश की जनता के लिए काम कर रहा है। प्रदेश की जनताओं को योजनाओं का लाभ पहुंचे, विधायक दल की बैठक बुलाई जाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की बैठक बुलाई जाती है, रिव्यू बैठक बुलाई जाती है, जिससे कि जो लाभार्थी है, जो पात्र व्यक्ति है, कहीं वो छूट ना जाए। और ये तकलीफ तो उन लोगों को होती है जिन्होंने जनता को हमेशा वोट बैंक समझा। कभी किसानों को वोट बैंक समझ के राजनीति करते रहे, जब किसान को समझ में आना शुरू हो गया, झटका दे दिया, पता लगा सत्ता से लगभग बाहर हो गए, राजनीति से भी बाहर होने की स्थिति में है, तो चिल्लाना शुरू कर दिया कि साहब देखिए किसान के साथ क्या हो रहा है, साहब देखिए किसान के साथ सरकार क्या कर रही है। जबकि प्रदेश का किसान खुश है, प्रदेश के किसान के हित में 20 ऐसी योजनाएं जिनका सीधा लाभ किसान को मिल रहा है। किसान की फसल सरकार एक दाना खरीद रही है, जो किसान पहले अपनी सब्जी, टमाटर, आलू सड़क पे फेंकने को मजबूर होता था, आज हमें वो एक भी वाकया सुनने को नहीं मिलता। इससे पता लगता है कि प्रदेश का किसान मजबूती की ओर बढ़ रहा है। ठीक है। उसके बाद बात आ जाती है, आपने देखा होगा, कभी किसी एजेंसी का आंकड़ा पकड़ते हैं, कभी किसी एजेंसी की रिपोर्ट लेके आते हैं कि साहब हरियाणा में तो बेरोजगारी नंबर 1 है, हरियाणा में तो बेरोजगारी नंबर 1 है। जब सरकार विधानसभा में आंकड़े रखती है तब पता लगता है कि ये चिल्ला पोटी इसलिए थी क्योंकि युवाओं को लगातार अपने पीछे घुमाने के आदी लोग अब समझना शुरू कर दिया कि इस सरकार ने ऐसी व्यवस्था लागू कर दी है, बिना पर्ची, बिना खर्ची के युवाओं को काबिलियत से रोजगार मिलता है। क्या ऐसे लोगों को तकलीफ होनी शुरू हो गई कि साहब हमारे दरवाजे पे जो भीड़ लगती थी युवाओं को, जो प्रवीण अत्रे जी आपके पास फिर से आता हूं। रविंद्र ढूल जी, आपको क्या लगता है, सरकार की, आपने दोनों लोगों की बातें सुनी, और उसके बाद मेरा सवाल यह है कि सरकार की इस बैठक में, जैसे प्रवीण अत्रे जी दावा कर रहे हैं कि हम चेंज ला रहे हैं और इससे विपक्ष को तकलीफ हो रहा है, तो हो सकता है कि इस साल में और भी चेंज आए, तो क्या विपक्ष की तकलीफ बढ़ेगी? देखिए, जहां तक बात विपक्ष की तकलीफ की है तो मैं स्पष्ट तौर पे कह देता हूं, मैंने स्पष्ट शुरुआती टिप्पणी में कहा था कि हमें कोई लेना देना नहीं है क्या कर रहे हैं, अपने अंतर्द्वंद से जूझ रहे हैं। अब जैसे नहीं, ऐसी बात नहीं कि लेना देना नहीं है, क्योंकि सियासत है, राजनीति है, तो एक के काम का दूसरे पर तो पड़ता ही है। आंतरिक देखिए इनके आंतरिक बैठकों से तो मतलब ये, मैं जो टिप्पणी करने जा रहा हूँ महत्वपूर्ण, मैं कह रहा हूँ मेरे बड़े भाई ने कुछ चीजें बताई, जैसे कि यदि यहाँ पे प्रवीण को सुन रहा था, इन्होंने कहा मंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। मंत्री जी ने तो कोई इस्तीफा दिया ही नहीं, किसने कहा इस्तीफा दे दिया? मंत्री तो आज भी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने तो केवल अपना स्पोर्ट्स का विभाग छोड़ करके मुख्यमंत्री को पकड़ाया है। मंत्री आज भी मंत्री है, तो ये ना कहें कि मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देना हालांकि जरूरी था, एक नई परिपाटी रची है वर्तमान सरकार ने कि बिना इस्तीफा दिलवाए मंत्री को इतने गंभीर आरोपों के बावजूद भी जो है जांच कराई जा रही है। दूसरी बात जो है, ये गैर कानूनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट कमेटी बनी है, ये कोई SIT नहीं है, और वो भी कंप्लेंट पे बनी है, ना कि रिप्रेजेंटेशन पे बनी है। अब बताइए संदीप सिंह जी को कौन सी कंप्लेंट हो गई कि उनको ऐसा जो है वहां पे सरकार को एक उनको लिख करके देना पड़ा? वो रिप्रेजेंटेशन देते, रिप्रेजेंटेशन वर्ड को जायज माना जा सकता है। कंप्लेंट का मतलब ये है कि उनको किसी से शिकायत है। शिकायत का मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि वे दबाव बनाने के लिए जो ये काम किया गया है। और जहां तक बात आई इससे आगे जो मुख्य जो आपकी जो इश्यूज है, चाहे परिवार पहचान पत्र की हो, प्रॉपर्टी ID की हो, तो मैं कहता हूं कि ये जनता को बताने की जरूरत नहीं है। आज जनता कितनी त्रस्त है इन दोनों चीजों से। चाहे प्रॉपर्टी ID गैर कानूनी तरीके से, जिस प्रकार से गलत तरीके से बनाई गई है,
जिस जगह पे प्लॉट नहीं है वहां पे प्रॉपर्टी आईडी कॉन्स्टिट्यूट हुई है। ऐसे इलीगल काम एक नहीं हुए, कम से कम हजारों सैकड़ों हमारे पास में एविडेंसेस हैं। और उसी कारण से जनता जो है चक्कर काट रही है, 5-5 हजार रुपए दे करके उसको ठीक कराने का काम कर रही है, जबकि उसको खराब करने में सरकार जनता का कोई जो है वो नहीं था, हाथ था तो केवल सरकार का या सरकार की जो याशी एजेंसी है जिसको ये पूरा टेंडर दिया गया है उसका था। अब आ गई बात किससे अगली, जो आपकी परिवार पहचान पत्र सेल्फ डिक्लेरेशन के माध्यम से जिस प्रकार से वहां पर इनकम ऐड की गई है, उस इनकम के कारण जिस इनकम को ना तो किसी के द्वारा वेरीफाई किया गया है और ना ही उसको कहीं व्यक्ति के द्वारा स्वयं जो है कहीं ना कहीं ऐड किया गया है, जो कथित तौर पे सेल्फ डिक्लेरेशन के बेस पे आज भी उसको करेक्शन का काम चल रहा है, दोनों चीजें गलत है। और उस डिक्लेरेशन के बेस पे या फिर कहते हैं कि उस इनकम के एंट्री की वजह से लोगों की पेंशन काटी जा रही है जबकि वो पात्र है। मेरे पास तो ऐसे इंसिडेंट्स हैं, यदि आप कहें तो मैं आपको दे दूंगा। व्यक्ति ने लोन लिया, लोन लेकर के राशि उसकी उसके अंदर आई है, खाते के अंदर आई है, उसको इन्होंने इनकम में जोड़ दिया। लोन और इनकम में बहुत फर्क होता है। अब ये तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि लोन और इनकम में सरकार फर्क नहीं कर पा रही है। यदि एक व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का लोन लिया, इसका ये मतलब थोड़ी ना उसकी 1 लाख रुपए की इनकम होगी, वो उसकी लायबिलिटी में आएगी, उसकी इनकम में आएगी। इसलिए बेसिक से फंडा प्रिंसिपल यदि इनके फैमिली आईडी वाले जो सिस्टम है, परिवार पहचान पत्र के अंदर क्लियर नहीं है, तो उससे बिल्कुल स्पष्ट तौर पर पता लगता है कि भाई कितनी एक गंभीर स्थिति से इस समय पूरा हरियाणा गुजर रहा है, कितनी गंभीर स्थिति से यहाँ के पात्र गुजर रहे हैं जिनकी पेंशन काटी गई इसकी वजह से, या जिनके अन्य जो है आपके उनके बेनिफिट्स को काटा गया है। जब वेरीफाई कराएं, जब सब चीजें क्लियर हो, उसके बाद में स्टेटमेंट देनी चाहिए। मेरे हिसाब से अभी इन बातों में स्टेटमेंट देने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, ओंकार सिंह जी, आपको क्या लगता है अब सरकार कौन से कदम उठा सकती है जिससे आपको परेशानी होगी? क्योंकि सरकार तो अपना एजेंडा आगे बढ़ाएगी कि विपक्ष को कमजोर करें, अपना काम आगे बढ़ाएं। इस बैठक को लेकर, क्योंकि ये बैठक 2023 का एजेंडा तय करने के लिए है और 2024 काफी अहम है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या उसके जस्ट बाद कुछ दिनों बाद जो विधानसभा का चुनाव होना है। तो इस लिहाज से देखें तो काफी अहम है 2023। दुर्गेश जी देखिए, जो ये बैठक हो रही है तो इनका आंतरिक मामला है, ये तो स्पष्ट है। दूसरा, आज मेरे को पता लगा कि प्रवीण अत्रे जी कितनी तुच्छ सोच के मालिक हैं। ये कह रहे हैं कि विपक्ष को दिक्कत हो रही है प्रॉपर्टी आईडी और फैमिली आईडी की। भाई दिक्कत मेरे को नहीं हो रही है, ना तो मेरी प्रॉपर्टी आईडी का कोई मसला है, ना मेरी फैमिली आईडी का कोई मसला है। दिक्कत हो रही है आम जनता को। अब फर्क कहां पड़ रहा है, अंतर कहां आ गया दुर्गेश जी, मैं बताना चाहता हूं। हमारे संविधान में 5 साल बाद चुनाव की व्यवस्था है और 5 साल तक ये अस्थायी संरक्षक होती है सरकार, जनता की अस्थायी संरक्षक, राजा नहीं होती है जी। ये हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन विपक्ष में जो लोग बैठे हैं उनका दायित्व बनता है जब सरकार कोई ऐसा कदम उठाए जिससे जनता को तकलीफ हो तो वो आवाज उठाएं। अब विपक्ष, कांग्रेस, इनेलो अगर विपक्ष से आवाज उठा रहे हैं तो इनको लगता है कि इनको दिक्कत है। अरे भाई मेरे को दिक्कत नहीं है, ना ढूल साहब को दिक्कत है। दिक्कत तो आपको आने वाली है। जो आपकी आंखें बंद पड़ी, चर्बी चढ़ी हुई ना आंखों पे, वो जनता उतारने वाली है। अब फैमिली आईडी का मैं उदाहरण देना चाहता हूं। अरे मेरे को तो इतना भी पता लगा, जिस व्यक्ति का बिल वार्षिक बिजली का बिल 9,000 रुपये आ गया, उसकी भी फैमिली आईडी में से पेंशन का वो बीपीएल कार्ड काट दिया गया। आप सोचिए दुर्गेश जी, ये क्या व्यवस्था है। 15 लाख लोगों का बीपीएल कार्ड काटा गया। एक परिवार में अगर 4 व्यक्ति भी मिनिमम लगाइए तो 60 लाख लोग इफेक्टिव होंगे। लेकिन इनकी आंखों पे वही चर्बी चढ़ी है। ये क्या कर रही हैं, ये जनता पर प्रयोग दर प्रयोग कर रहे हैं, प्रयोग दर प्रयोग, एक नया प्रयोग करते हैं ताकि जनता उलझ जाए। लेकिन ये जुमले और जुमेलों की सरकार अपने प्रयोग में अब खुद उलझ चुकी है, क्योंकि प्रॉपर्टी आईडी और फैमिली आईडी की व्यवस्था ये अगर चाहे भी तो भी दुरुस्त नहीं कर पाएंगे। मैं स्पष्ट बता रहा हूं, क्योंकि उसमें इतनी खामियां, क्या करेंगे ये। और देखिए कितनी अजीब बात है, रजिस्ट्री व्यवस्था को इन्होंने प्रॉपर्टी आईडी से अटैच कर दिया। रजिस्ट्री काम है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, राजस्व विभाग देखता है पटवारी कानून को, तहसीलदार इसीलिए बिठाए हुए हैं कि ओंकार सिंह कितनी जमीन का मालिक है। लेकिन उसको प्रॉपर्टी आईडी से जोड़ दिया इन्होंने। प्रॉपर्टी आईडी में मान लीजिए मैं एक प्रॉपर्टी आईडी में 500 गज का मालिक हूं और राजस्व रिकॉर्ड में मेरी 200 गज है, तो क्या मेरी 500 गज की रजिस्ट्री हो जाएगी? नहीं होएगी। ये इनकी तुच्छ सोच है।
कुछ अनसिखिए, पहली बात तो सरकारी अनसिखियों की थी, ये प्रयोग करने के लिए आई जनता पे। कुछ नौसिखिए लोग इनको क्या विचार देते हैं, कैसी व्यवस्था बनाते हैं। सोचिए, प्रॉपर्टी आईडी का आज तक उससे रजिस्ट्री व्यवस्था से क्या हुआ था। और मैं बताना चाहता हूं, हमारे संविधान के आर्टिकल 300 में संविधान प्रदत्त अधिकार है हमारे संविधान में लिखा, हम कहीं भी भारत में प्रॉपर्टी ले सकते हैं और दे सकते हैं। हाँ, सरकार इसको रेगुलेट कर सकती है, लेकिन इन्होंने रेगुलेट करने की बजाय रेस्ट्रिक्ट कर दिया। तो मैं तो अपने भाई रविंदर डुल से कहूंगा, आप जाते हो कोर्ट में, इसकी एक PIL डालिए ताकि जनता को राहत मिले प्रॉपर्टी आईडी से। लेकिन ये सरकार कहीं भी राहत देने वाली नहीं है। अभी जो इन्होंने मीटिंग बुलाई, मेरे भाई परवीन अत्रे जी कह रहे थे कि संदीप सिंह ने खुद कंप्लेंट दी। अरे भाई, उसके ऊपर तो पीड़िता की कंप्लेंट है, पीड़िता की बात मानी जाएगी या संदीप सिंह की मानी जाएगी। और बिल्कुल सही कहा रविंदर डुल जी ने, इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, इन्होंने तो विभाग सौंपा है मुख्यमंत्री को। सौंपने का मतलब है, वो आप भी कह रहे हैं कि जांच के बाद मेरे को वापस कर देना, मैं तो टेम्परेरी रखा हूं आपके पास। उनको बर्खास्त करना चाहिए। आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हो, आपकी स्थिति क्या है। आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका बेटा एक IAS की लड़की का पीछा करता है, उस पर पर्चा दर्ज किया जाता है। अब आपके मंत्री की यह स्थिति है। इनकी मानसिकता बिल्कुल क्षीण हो चुकी है। इनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ जनता को उलझाना और जुमेलेबाजी में उनको उलझाना रह गया है, और इनके बस का कुछ नहीं है। रविंदर डुल जी, फाइनल कमेंट दीजिएगा अपना। देखिए, सरकार को सद्बुद्धि आए नववर्ष में, मेरी यही कामना है, ताकि सरकार को सद्बुद्धि आएगी तो हरियाणा की जनता को जो दुख तकलीफें इनके बेतुके आइडियाज और बेतुके प्रोग्राम्स के कारण हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं कम होगी। ओंकार सिंह जी, आप अपनी पार्टी की रणनीति बताने के साथ फाइनल कमेंट दीजिए। देखिए, हमारी पार्टी की रणनीति तो सिर्फ और सिर्फ एक है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास हल्के में, गांव में, बाजार में, 2024 को लेकर आपका क्या एजेंडा होने वाला है? इस साल क्या आप करने वाले हैं? और उनको अपने साथ जोड़ो और जनता को रिलीफ देने के लिए जो भी कार्य हो सकता है उस कार्य को करो। ठीक है। ओंकार सिंह जी, आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े। रविंद्र सिंह धुल जी, आप भी हमारे साथ चर्चा में जुड़े। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए थे चर्चा में, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण अत्रे जी। तो खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।